गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा क्वेश्चन है वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। तो बच्चों, बीएससी का सिलेबस हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन पहले मैंने वीडियो आपको दे दी हैं, और ऐसे एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस को, जिसमें जितना भी आपका बीएससी का फाइनल ईयर का सिलेबस है क्वांटम फिजिक्स का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता, कोई कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है, कितना आपको समझ आता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो बेटे, आज का क्वेश्चन है हमारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। तो इसका डायग्राम मैंने बना लिया था पहले। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि x इक्वल टू जीरो पे ये जो पोजीशन है एट x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो हमने डिफाइन करना है। और वो वैल्यू कितना हो जाएगा कि x इक्वल टू जीरो से पहले अगर हम देखें इस एरिया के अंदर, यानी रीजन वन के अंदर, तब हमारे पास पोटेंशियल जीरो है। और x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा वाले रीजन के अंदर हम चेक करते हैं, रीजन टू के अंदर, तो उस समय पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू v नोट है। तो क्या किया हमने, पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। पोटेंशियल इज जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड पोटेंशियल इज वी नोट फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का कंसिडरेशन हो जाएगा। तो इसको बेटा बोलेंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप स्टेयर का जैसे स्टेप होता है वैसा डायग्राम हमारे पास बन गया। तो इस पे क्या होगा कि एक पार्टिकल इंसिडेंट करेगा अलोंग विद इट्स वेव। उसके बाद में उसके पास कोई एनर्जी हमने कंसिडर कर लिया कि ई एनर्जी का हमारे पास वैल्यू लेके आ रहा है, और उस पार्टिकल का जो मास है वो भी हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि पार्टिकल जो हमारे पास आ रहा है, लेट उसका मास जो है वो एम वैल्यू है। ठीक है, एम वैल्यू का पार्टिकल हमारे पास आ रहा है, ई उसकी एनर्जी है। तो उसके लिए हमने डिफाइन करना है क्वेश्चन को। तो जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से करेंगे। वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोगों ने लिख लेना है पहले। दैट विल बी डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस टू एम बाई एच कट स्केयर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसमें रहेगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं। केस हमारे पास रहेगा when energy of the particle is greater than the potential। जो पोटेंशियल हमने लगाया यहाँ पर, उससे ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल हमारे पास आ रहा है, तो उसके बारे में डिटेल आज हम कर लेते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, यानी एक वीडियो और बनाऊंगा अभी इस पे, वो केस टू हम कंसिडर करेंगे, जिसमें एनर्जी जो है वो लेस देन पोटेंशियल कंसिडरेशन करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग डील करते हैं कि एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल है। तो फॉर रीजन वन, जब आपके पास x इक्वल टू जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है। तो इस इक्वेशन में आप लोग जब पुट करेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा डी स्केयर साई वन बाई डी एक्स स्केयर प्लस टू एम बाई एच कट स्केयर ई माइनस जीरो साई वन इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया है उसी सेम कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ डील करेंगे। तो जब ये जीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास के वन कंसिडरेशन हमने कर लेना है कि डी स्केयर साई वन बाई डी एक्स स्केयर प्लस के वन स्केयर साई वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंसिडरेशन के बाद में हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रीजन टू के लिए जब हम देखते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, पोटेंशियल हमें पता है कितना है, वी नोट है। तो उसके लिए वो मेन इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी स्केयर साई टू बाई डी एक्स स्केयर प्लस टू एम बाई एच कर स्केयर ई माइनस वी नोट साई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट बनेगा उसको हम लोग के टू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कंसिडरेशन कर लिया के वन और के टू का। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास बनेगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन में हमने कॉन्स्टेंट क्या लेट किया है, के वन लेट किया है, और इक्वेशन नंबर टू में के टू किया है। वहां पे के वन क्या है, दैट इज रूट ऑफ टू एम ई बाई एच कट स्केयर, और के टू क्या है, टू एम ई माइनस वी नोट बाई एच कट स्केयर। इसके बाद का स्टेप हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो दोनों इक्वेशन जो हमने बनाई है इक्वेशन नंबर वन और टू, उनका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा साई वन इज इक्वल टू ए ई टू पावर आइटा के वन एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स। ये रीजन वन के लिए डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास सी ई टू पावर आइटा के टू एक्स प्लस डी ई टू पावर माइनस आइटा के टू एक्स। तो ये जो है इसका हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है, जो वैल्यू ये लिखा है हमने, जो डी ई टू पावर आइटा के टू एक्स माइनस में जो लिखा है, इसका वैल्यू बेटे हमारे पास जीरो होगा। उसका रीजन क्या है
क्योंकि सेकंड रीजन के अंदर हमारे पास फर्दर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। आप इसको डायग्राम को अगर समझेंगे तो डायग्राम में हमारे पास क्या दे रखा है कि जब वेव इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे उसको एक बैरियर सा मिलेगा, ठीक है, और बैरियर के बाद में ये वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, वो इधर आ जाएगा, और जो ट्रांसमिशन होगा वो हमारे पास इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस चीज को लेट करके चलना है। तो ये कहता है कि सेकंड रीजन में जाने के बाद में फर्दर यहाँ हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन होने के चांसेस नहीं है, इसलिए वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन का ये वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड से जो रिजल्ट हमने लिया सोल्यूशन का, उसका आंसर सिर्फ सी में आपने लिखना है, डी को जीरो कर देना। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन फर्दर नहीं मिलता। अब इनके आंसर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका फंक्शन जो है साई वन और साई टू बराबर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो उनके फर्स्ट डेरिवेटिव जो हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन पार्शियल डेरिवेटिव वो भी इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ये हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन कंटिन्यू रहता है हमेशा, उसमें कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा भी था, तो उसी चीज को फॉलो अप करते हुए हम लोग इसको डील करेंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं सॉल्यूशन साई वन के अंदर एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो साई वन और साई टू बराबर रखने के बाद में हमारे पास ये आंसर आ जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा एक कंडीशन बन जाएगा। जब हम उसका सेकंड फिर डेरिवेटिव करते हैं साई वन का, तो करली साई वन बाय करली एक्स हमारे पास बन जाएगा आइटा के वन ए ई टू पावर आइटा के वन एक्स माइनस आइटा के वन बी ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स। आइटा के वन कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ए ई टू पावर आइटा के वन एक्स माइनस बी ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स, ये बन जाएगा। सेकंड जो वेव फंक्शन था उसका जब हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन करते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है, आइटा के टू सी ई टू पावर आइटा के टू एक्स। डी वाला पार्ट हमने यहाँ खत्म कर दिया था क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता सेकंड पार्ट में, इसलिए सिर्फ इतना ही आएगा। अब हमें ये कंडीशन भी पता है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो करली साई वन बाई करली एक्स और करली साई टू बाई करली एक्स भी बराबर होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन जो ऊपर आपके पास आई हैं, इन दोनों में हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास में ये ई टू पावर वाला पोर्शन वन हो जाएगा, ये ई टू पावर वाला पोर्शन भी वन हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा ए माइनस बी, बाहर रहेगा आइटा के वन, तो उसको हमने लिख दिया आइटा के वन ए माइनस बी। सेकंड में पुट करेंगे तो आइटा के टू सी रहेगा, ये ई टू पावर वाला पोर्शन फिर वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में सेकंड जो इक्वेशन है उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। नाउ क्योंकि सी हमने पहले निकाल लिया था, सी का वैल्यू जो है हमने पहले निकाल लिया था कि ए प्लस बी हमारे पास आ गया था ऊपर इक्वेशन सोल्यूशन करने से, और तो उस वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो के वन ए माइनस बी इक्वल टू के टू ए प्लस बी, और यहाँ से बी का आंसर आप निकाल लेंगे, दैट इज के वन माइनस के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू इंटू ए। तो हमें इक्वेशन नंबर 5 से बी का आंसर पता लग गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सी का आंसर भी निकाल लेंगे ए की टर्म में, ठीक है। हम लोग बी और सी का आंसर ए की टर्म में निकालते हैं, तो सी का हमें पता है कितना आंसर होता है, ए प्लस बी होता है। तो बी का जो वैल्यू आया क्वेश्चन नंबर 5 से वो यहाँ पुट कर दिया, तो आंसर क्या बना, ए प्लस के वन माइनस के टू बाई के वन प्लस के टू इंटू ए। पुट करने के बाद में आ जाएगा 2 के वन डिवाइड बाई के वन प्लस के टू इंटू ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास आंसर आ जाएगा सी का। तो बी और सी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आपने जो वेव फंक्शन की इक्वेशन हमने जो बनाए थे, सॉल्यूशन बनाए थे, उनमें पुट करेंगे। तो साई वन हमारे पास क्या बनेगा, ए ई टू पावर आइटा के वन एक्स प्लस के वन माइनस के टू बाई के वन प्लस के टू ए ई टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स फॉर रीजन एक्स लेस देन जीरो, यानी रीजन वन के लिए। और रीजन टू के लिए बन जाएगा 2 के वन बाई के वन प्लस के टू ए ई टू पावर आइटा के टू एक्स फॉर रीजन सेकंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास रिजल्ट बन गया हमारा कि साई वन क्या हो सकता है और साई टू क्या हो सकता है। साई वन वेव फंक्शन रीजन वन का है जो लेफ्ट साइड में था उस बैरियर के, और साइड टू वेव फंक्शन जो आंसर है वो रीजन टू का है जब आप x इक्वल टू जीरो से एक्सीड कर जाते हैं, राइट साइड में चले जाते हैं। तो अब हम लोगों ने ये समझना है कि जो इंसिडेंस हमने किया उस इंसिडेंस के बाद में आपके पास आगे रिफ्लेक्शन कितना होगा और ट्रांसमिशन कितना होगा। तो उनके फार्मूला कुछ इस तरीके से होते हैं बेटे, ये आपने सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन का है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी यानी कोफिशिएंट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, पहला वैल्यू हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन का आता है, वो वैल्यू क्या आता है कि रिफ्लेक्शन करंट विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन करंट
रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट आपको आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप ट्रांसमिशन का आंसर निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट आपको करना पड़ेगा, तब उसका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो बेटा ये स्टेप करने के लिए आपको फिर एक क्वेश्चन का स्टेप और समझना पड़ता है यहाँ पर। वो क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आंसर पता होना चाहिए। ये डेरिवेशन हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर किया था पहले, उसका वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज रिटन बाई जे इज इक्वल टू द रियल कंपोनेंट ऑफ साई स्टार एच कट बाई आइटा एम करली साई बाई करली एक्स। यानी जो आपका प्रेजेंट का वेव फंक्शन होता है जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे, एच कट बाई आइटा एम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल फॉर्मेशन में विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इसका करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका जो रियल कंपोनेंट होगा वो सारा कंसिडरेशन आ जाएगा हमारा जे का। इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, एच कट बाई टू आइटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, तो दोनों में से जो भी स्टेप आपको इजी लगे उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं फॉर रीजन लेस देन जीरो। तो रीजन लेस देन जीरो के लिए जब करंट डेंसिटी निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रियल कंपोनेंट ऑफ एच कट बाई आइटा एम को मैंने आगे लिख लिया। पहले हम करेंगे वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ए स्टार बन जाएगा, जो e टू पावर प्लस आइटा के वन एक्स था वहां आ जाएगा माइनस आइटा के वन एक्स। सिमिलरली बी स्टार और इसमें e टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स था तो बन जाएगा ये प्लस आइटा, जो है वो साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर, इनटू इसका डेरिवेटिव फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आइटा के वन ए e टू पावर आइटा के वन एक्स माइनस बी e टू पावर माइनस आइटा के वन एक्स। जब इसको सोल्व करते हैं इन टर्म्स को सभी को मल्टीप्लाई करना है आपने एक एक करके, उसके बाद में आपको रिजल्ट ये मिलेगा एच कट बाई आइटा एम मोड ऑफ ए स्केयर माइनस मोड ऑफ बी स्केयर, क्योंकि ए स्टार इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, जैसे साई स्टार साई को हम साइज मोड ऑफ साई स्केयर लिख सकते हैं। सिमिलरली ए स्टार और ए का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये आ जाएगा और बी स्टार और बी का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू आइटा के वन। तो इस पूरे में से हमने रियल कंपोनेंट का ही आंसर लिखना है, तो ऑटोमेटिक ये जब सारा सोल्यूशन करेंगे तो ये रियल कंपोनेंट ही हमारे पास रहेगा। तो इसका आंसर आ गया जे इज इक्वल टू एच कट के वन डिवाइड बाई एम ए स्केयर मोड ऑफ ए स्केयर माइनस मोड ऑफ बी स्केयर। ठीक है, अब इसमें दो कंपोनेंट हैं उनको हम अलग अलग लिखेंगे। उससे पहले ये भी समझ सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल टू एच कट के होता है, तो यहाँ पर एच कट के वन को P1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो नाउ अब जो इस इक्वेशन में दो रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट ये पहला पार्ट एच कट के वन बाई एम इंटू ए स्केयर और सेकंड रिजल्ट ये है एच कट के वन बाई एम इंटू बी स्केयर। तो जो पहला पार्ट है पी वन बाई एम इंटू ए स्केयर ये आपको डिफाइन करेगा इंसिडेंट करंट के बारे में। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है पी वन बाई एम बी स्केयर ये डिफाइन करेगा रिफ्लेक्टेड करंट के बारे में। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट की क्या क्या हो सकती है वो हमने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं फर्दर कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम लोग ट्रांसमिशन के लिए निकालना चाहते हैं। तो ट्रांसमिशन के लिए जब निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन साई स्टार एच कट बाई आई टाइम करली साई टू बाई करली एक्स। नाउ इसको जब सोल्व करेंगे तो साई टू हमारे पास इस जो साई टू का जो वैल्यू था c इंटू ई टू पावर आइटा के टू एक्स था, उसको हम लोगों ने कॉन्जुगेट फॉर्मेशन में लिया तो क्या बना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में c स्टार ई टू पावर माइनस आइटा के टू एक्स और इसका एच कट बाई आइटा मल्टीप्लाई कर लिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो करली साई टू बाई करली एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी आइटा के टू सी ई टू पावर आइटा के टू एक्स। इसको हम सोल्व करेंगे उसी तरीके से, ई टू पावर ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ई टू पावर जीरो बन के वन हो जाएगा, सी का हमारे पास स्केयर बन जाएगा और आइटा से आइटा कैंसिल है तो एच कट के टू बाई एम इंटू सी स्केयर। तो ये बन जाएगा बेटा एच कट के टू बाई एम इंटू सी स्केयर को एच कट के टू को फिर हम लोग पी टू लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड पार्ट जो है इसका वो आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन कंपोनेंट निकलने के बाद में अब हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया था कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड करंट कितना है उसको डिवाइड करना है इंसिडेंट करंट कितना है उससे। तो ये हमारे पास दोनों आंसर थे, इनको हमने रेशियो किया तो P1 वन बाई एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और B की वैल्यू आप पुट कर देंगे, फिर ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि R जो है वो आता है आपका K1 माइनस के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू का होल स्केयर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि रिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, उसका इक्वेशन हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ वेव वेक्टर। सिमिलरली हम लोग ट्रांसमिशन का वैल्यू निकाल सकते हैं
वो हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन करंट डिवाइड बाई इंसिडेंट करंट। तो इसको जब रेशियो करेंगे तो इसका भी हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। जैसे P1 P2 बाई एम इंटू सी स्केयर, यहाँ आएगा P1 बाई एम इंटू ए स्केयर, तो ये m से m कैंसिल होगा, बाकी h कट कैंसिल हो जाएगा फर्दर, और a स्केयर भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास रहेगा 4k1k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 का स्केयर। तो इक्वेशन नंबर 8 से हम लोगों ने ट्रांसमिशन निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 7 से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कंपोनेंट निकाल लिया था। अब पेपर में आप वेरीफाई करने के लिए अपने रिजल्ट को कि जो हमने किया वो क्या ठीक रिजल्ट था हमारा रिफ्लेक्शन कंपोनेंट का या ट्रांसमिशन का, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हुआ कि हम r प्लस टी करके देख लेंगे। अगर उसका आंसर 1 आता है तो ये आपका क्वेश्चन ठीक डिराइव हुआ है, अदरवाइज उसका आंसर हो सकता है एक आधा स्टेप आपसे गलत हो जाएगा। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है वो 1 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो रिजल्ट्स यहाँ पे बनाए हैं वो रिजल्ट्स आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हुए हैं कि आर और टी का जो आंसर आपने डिफाइन किया वो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जब आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं फॉर दिस वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप, तब हमारे पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट आते हैं आर और टी के। तो इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें हम ये समझेंगे कि जब एनर्जी की वैल्यू लेस देन पोटेंशियल होगा तब इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, और कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।